हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है एनर्जी। एनर्जी बेसिकली होता है एबिलिटी टू डू सम वर्क, और इसकी कई फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, मैकेनिकल हो गया, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऐसे कई फॉर्म्स होती हैं। और केमिस्ट्री में बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी सिस्टम, कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या कोई भी स्पीशीज़, केमिकल स्पीशीज़ हमारे पास स्टेबल होना चाहती है, इसलिए रिएक्शन शो करती है वो। स्टेबल होने का बेसिकली मतलब क्या हुआ, एनर्जी की टर्म्स में उस स्पीशीज़ के पास लोएस्ट टू लोएस्ट एनर्जी होनी चाहिए। ये इसकी स्टेबिलिटी का जो मीनिंग है वो है कि लोएस्ट से लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, तभी वो जाके स्टेबल होती है स्पीशीज़। और इसीलिए कुछ ना कुछ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ नई स्पीशीज़ हमारे पास बनती है। और अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है तो उसकी एबिलिटी होती है अपने स्ट्रक्चर को या फिर अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कर देना। ये उसकी टेंडेंसी रहती है हमेशा। फर्दर क्या है, एनर्जी की जो यूनिट है, इस एक क्वांटिटी है हमारे पास, उसकी यूनिट भी होगी मेज़र करने के लिए। तो उसकी यूनिट बेसिकली होती है जूल, नेम्ड आफ्टर जेम्स प्रेस्कोट जूल। इन्होंने क्या किया था, ही फर्स्ट गेव द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। आपने सुना होगा डेली लाइफ में कि कैलोरीज होता है, कैलोरी यूनिट है एनर्जी की, जो कि जैसे आपने सुना होगा कि भी हमें इंसानों को कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी फूड में कितनी कैलोरी है, बिस्किट में कितनी कैलोरी है। ये कैलोरी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। और इसको हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है हमारे पास 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। इतने जूल्स मिलके 1 कैलोरी बनाते हैं, यानी कि कैलोरी एक बड़ी यूनिट है। अब सिमिलर मैनर में हम लोग अगर इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, किलो कैलोरीज लिखेंगे, कैलोरी की जगह किलो कैलोरी कर दीजिए आप, और जूल की जगह पर किलो जूल्स कर दो, तो भी सेम रिलेशन आएगा। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल्स हो जाएगा वहाँ पे। फर्दर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वेव्स है, कि वेव क्या होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म्स हैं। फर्स्ट है पीरियोडिक मोशन, क्या चीज़ होती है। पीरियोडिक मोशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा मोशन है जो रिपीट होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद सेम मोशन रिपीट होगा। ऑसिलेटरी मोशन नेक्स्ट है हमारे पास। उसमें क्या होता है वो पीरियोडिक मोशन ही, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो मोशन रिपीट हो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो फर्दर क्या है, वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो हम बोल रहे थे अभी, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जिस इंटरवल के बाद रिपीट होगा मोशन, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है एक यूनिट ऑफ टाइम में कितनी बार कोई वेव रिपीट हुई या कोई पीरियोडिक मोशन रिपीट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो। उसकी यूनिट हमारे पास बनेगी हर्ट्स, क्योंकि हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो है उसको हम सेकंड लेते हैं, सेकंड यूनिट होती है टाइम की, वो लेते हैं। इसलिए हर्ट्स जो है वो पर सेकंड बोलते हैं, साइकिल्स पर सेकंड को बोलते हैं हर्ट्स। और नेम्ड आफ्टर हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स, ये साइंटिस्ट है।
जिन्होंने ये फ्रीक्वेंसी और वेव के ऊपर रिसर्च किया था, इनके नाम पर इसकी यूनिट का नाम है हर्ट्स। और वेवलेंथ, नेक्स्ट है टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? किसी दो पॉइंट्स जो कि सेम फेज में प्रेजेंट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है ये। इससे आपने सुना होगा एक डेफिनेशन वेवलेंथ की हम देते हैं लोअर क्लासेस में। वो क्या करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स या कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ है। तो ये बेसिकली कोरेलरी है डेफिनेशन की। वेवलेंथ की ओरिजिनल डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन सेम फेज, पार्टिकल्स हों या पॉइंट्स हों, सेम फेज में प्रेजेंट होंगे तो उनके जो बीच का डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। और इसे कोरेलरी हमें बना दी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, ये कोरेलरी है इसकी। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? जैसे हमारे पास टाइम पीरियड, टोटल टाइम है, और फ्रीक्वेंसी एक यूनिट टाइम में नंबर ऑफ वेव्स है, कंप्लीटेड वेव्स, कितनी वेव्स कंप्लीट हुई, फ्रीक्वेंसी एक यूनिट ऑफ टाइम में उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऐसे ही वेवलेंथ एक वेव की लेंथ हो गई, और वेव नंबर एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं वो है। अब यूनिट लेंथ है, जैसे सेकंड हम टाइम की यूनिट लेते हैं और फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हम हर्ट्स बोलते हैं पर सेकंड। ऐसे सिमिलर ग्राउंड्स पर हम लोग क्या करते हैं, लेंथ की यूनिट को लेते हैं सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, और वेव नंबर की इसलिए यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर सेंटीमीटर। एक पूरी की पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी एक ब्रांच है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर क्या होता है अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आईआर स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली। स्पेक्ट्रम के अंदर वेव्स के नाम होते हैं, तो उन नामों पे ब्रांचेस के नाम रखे गए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम। उसमें से एक होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें जो स्पेक्ट्रम लेते हैं हम, बेसिकली जो ग्राफ हम इंटरप्रेट करते हैं, उसमें जो यूनिट होती है उसकी वेव नंबर की यूनिट लेते हैं, वो हम लेते हैं पर सेंटीमीटर। उसमें उसी के अनुसार रेंजेस डिफाइन की गई हैं कि कितनी रेंज में कौन से ग्रुप की सिग्नल वगैरह आते हैं, वो यहाँ इस वेव नंबर यहाँ से आता है वो। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? बेसिकली एक होता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है? जहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट की हमने। और एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पर जाकर ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फेज क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें हेल्प करती है कैलकुलेट करने में ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी, कि किसी बॉडी की किसी पॉइंट की स्टेट क्या है एट ए गिवन टाइम, वो हम बताते हैं फेज की टर्म्स में। और फेज को हम मेजर करते हैं एंगल की टर्म्स में। फर्दर क्या है कि अगर हम फेज की वैल्यू को वेव फंक्शन की इक्वेशन में पुट कर दें, तो जो हमें मिलता है आउटपुट रिजल्ट जो आएगा, वो आएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू, और साथ में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या पॉइंट की जो वैल्यू है, वो हमारे पास रिजल्ट में आती है इससे। तो आपने ये देखा होगा, फिजिक्स में आता है टॉपिक, कि वेव इक्वेशन में हमारे पास टर्म्स होती हैं साइन थीटा, कोस थीटा, ऐसी टर्म्स होती हैं। तो वो थीटा बेसिकली वो एंगल है, उसमें वही है फेज। फर्दर आपके पास ये एंगल किस टाइप का एंगल बेसिकली हम लेते हैं, यूनिट क्या है एंगल की? वो है रेडियंस। रेडियंस क्या होता है? 1
एक यूनिट लेंथ ऑफ आर्क और सेम यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस। यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया है 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस और 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। अब जो ये सर्कल बनेगा, इसके सेंटर पे जो एंगल 1 यूनिट लेंथ आर्क 1 यूनिट लेंथ रेडियस के जो आर्क बनेगी, उसमें जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, जो थीटा लिखा है यहाँ पर, वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। और इसी से हमारे पास रिलेशन आता है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। ये सेकंड रिलेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है। और डिग्री क्या होता है, एक रेवोल्यूशन के अंदर 360 हमारे पास डिग्रीज होती हैं, एंगल होता है। ये आप देखो यहाँ पर सर्कुलर मोशन और वेव मोशन की एनालॉजी देखो, ये फिर से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फेज हमारे पास चेंज होता जा रहा है। एंगल कंप्लीट हो गया तो फेज में हमारे पास 2 पाई रेडियंस का फेज पूरा हो गया, वापस जीरो पे आया हो। फर्दर क्या है, क्लासिफिकेशन है। वेव्स हमारे पास टाइप्स में डिवाइडेड है, क्लासेस में डिवाइडेड है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बेसिस में बेसिकली। तो फर्स्ट बेसिस है कि जो पार्टिकल मोशन है हमारे पास, और जो वेव की प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वो किस मैनर में रेंज है, क्या वो परपेंडिकुलर है या वो पैरेलल है। पार्टिकल मोशन की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव अगर परपेंडिकुलर है तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल है वेव ऑन ए स्ट्रिंग। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल मोशन की डायरेक्शन है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो हमारे पास पैरेलल मैनर में अरेंज होता है, जैसे कि साउंड वेव्स हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वेव को हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड है प्रोपगेशन के लिए या नहीं है। एज सच मीडियम की कोई नेसेसरी नहीं है कि मीडियम होगा तभी प्रोपगेशन होगी, बिना मीडियम के भी प्रोपगेट हो सकती है वो वेव या नहीं हो सकती। अगर वो वेव बिना मीडियम के प्रोपगेट हो सकती हो तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें बेसिकली दो हमारे पास ये फील्ड फील्ड कॉन्सेप्ट होता है। फील्ड होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक इन्फ्लुएंस होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एक सर्टेन एरिया के अंदर, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्फ्लुएंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों फील्ड्स हमारे पास परपेंडिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं एक दूसरे के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक है। और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है इसमें, वही मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। और इसी बेसिस, ये जो मैटर के साथ इंटरेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इसी बेसिस पर जो भी हमने बात की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांचेस हैं, वो बनी हुई हैं। इसी बेसिस, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि मैटर के साथ किसी वेव की इंटरेक्शन किस टाइप की है, कितनी एनर्जी है, कितनी उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या है, एक्सेट्रा। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर बेस करके स्पेक्ट्रोस्कोपी के कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, ब्रांचेस बनाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट। फर्दर हमारे पास आप प्रॉपर्टीज देखो वेव की। इसमें आपको डायग्राम में दिखाया गया है क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। अब आप यहाँ फ्रीक्वेंसी मैं समझाता हूँ आपको कैसे होगा। ये जो मीन पोजीशन के ऊपर लाइन दिखाई गई है, डॉटेड लाइन दिखाई गई है, इसे आप मान लो टाइम एक्सिस, कि टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली एक टाइम यूनिट मान लो, एक जो इसमें दिख रहा है आपको, उसको एक टाइम हम यूनिट मान लें, तो कितनी वेव्स उसके अंदर एक यूनिट में कंप्लीट हो गई हैं। इसमें बेसिकली 4 वेव्स कंप्लीट होती हैं एक यूनिट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग।
1 सेकंड में बेसिकली 4 वेव्स कंप्लीट हुई हैं यहाँ पर। इसलिए इस वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हर्ट्स बोली जाएगी कि 4 साइकिल्स पर सेकंड कंप्लीट होती हैं। फर्दर एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है ये कॉन्सेप्ट? एक तो ये टर्म दी थी थॉमस यंग ने, दी थी 1801 में। एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे अभी फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उस टाइम ये टर्म आई थी इंटरफेरेंस। दो तरह की होती है ये, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। अभी हमने एंगल की बात की है कुछ टाइम पहले, तो उसी चीज को हम लोग फेज का डिफरेंस बोलते हैं कि फेज डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या तो बिल्कुल ही सेम फेज में हो दोनों वेव्स, जीरो डिफरेंस है, या फिर 2n पाई डिफरेंस है। n यहाँ पे इंटीजर है, कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई में इसका डिफरेंस आएगा फेज का, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर वो डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, 2n+1 इंटू पाई का डिफरेंस हो फेज में, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप ये देखो यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2 वेव्स हमारे पास थी, 2 वेव्स थी ए और बी, उनको अगर हमने ओवरलैप करवा दिया, मिक्स करवा दिया, तो वो बन गया, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया बेसिकली, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। उसके अंदर क्या है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, यानी कि सेम फेज वाले पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, डिफरेंट फेज वाले पॉइंट्स या पार्टिकल्स ओवरलैप करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो सेम वेव्स 2 बार रिपीट की गई है, इसलिए वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो गया, नलीफाई कर दिया एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। और कंस्ट्रक्टिव वाले में वो डबल एम्पलीट्यूड की वेव दिखाई दे रही है आपको। थैंक यू।